हाल ही में मैंने एम.एस. स्वामीनाथन जी पर एक वीडियो बनाया था और कहा था कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत से भूखमरी का जो दाग लगा है भारत के दामन पर, उसको हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये दाग नहीं मिटा है। दोस्तों, 111 का जो नंबर है वो भारत में शुभ माना जाता है, लेकिन वैश्विक भूख सूचकांक में जो भारत का स्तर है 111, वह कहीं भी शुभ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश आप सबों का स्वागत करता हूं तथास्तु ICS हिंदी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसके विभिन्न पहलुओं को जानेंगे कि किस प्रकार से ये इंडेक्स बनाया जाता है, इसमें क्या क्या इंडिकेटर अर्थात जिस पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश किस सूचकांक पर होगा, उन सभी मूल्यों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि भारत की इस सूचकांक पर क्या राय है, और अंत में ये भी जानेंगे कि भारत एवं अन्य देश जो इस सूचकांक में हैं उनका एक कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यह संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मेंस की परीक्षा हो, यह दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। आइए देखते हैं कि इसे जारी कौन करता है। दोस्तों, वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करने वाले 2 NGO हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ये NGO है अर्थात गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ये शब्द आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे। और पहला कौन सा है? आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये पहला है। दूसरा जर्मन NGO, जर्मनी का एक NGO है वेल्ट हंगर हाई लाइफ, ये आपको याद रखना है। इसके मानक क्या क्या होते हैं, किस इंडिकेटर पर इसके मानक क्या है, इसका इंडिकेटर क्या है जिस पर वैश्विक भूख सूचकांक बनाए जाते हैं। दोस्तों, पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा है बाल मृत्यु दर। दोस्तों, इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि 5 वर्ष के जो कम के बच्चे होते हैं उन्हीं पर इस रिपोर्ट को स्टडी किया जाता है, उन्हीं पर अल्प पोषण का, चाइल्ड स्टंटिंग का, चाइल्ड वेस्टिंग का या बाल मृत्यु दर का, वो 5 वर्ष या फिर 5 वर्ष पूर्व के जो बच्चे हैं उन पर इस रिपोर्ट को स्टडी किया जाता है। दोस्तों, अल्प पोषण ये क्या हो गया कि जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि पोषण की कमी के आधार पर पहला देखेंगे। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, अर्थात जो बच्चे हाइट में यानी कि 5 वर्ष के हैं या उससे कम हैं, लेकिन उस हिसाब से उनका हाइट, उनकी ऊंचाई या लंबाई, आप कह सकते हैं लंबाई, उस हिसाब से है या नहीं। 5 वर्ष के बच्चे या उससे कम उम्र के बच्चे, उनकी लंबाई जो औसतन होनी चाहिए वो है या नहीं। ये सभी देश क्षेत्र के अलग अलग होते हैं, इनका एक मानक तैयार किया जाता है। दोस्तों, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें देखेंगे कि 5 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो हाइट के हिसाब से उनका दुबलापन कितना है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हाइट, 5 वर्ष के बच्चे हैं, यदि फिर
उनका 1.5 या 2 फुट उनका हाइट मान लेते हैं, तो उस हिसाब से उनका वजन क्या है, उनकी लंबाई क्या है, लंबाई के हिसाब से उस बच्चे का जो दुबलापन है, क्योंकि दुबला होगा तो हल्का होगा, ये भी चीज समझना है। तो आपको चाइल्ड वेस्टिंग में क्या क्या देखने हैं, इसमें थिन, इसमें आप देखेंगे, एक मिनट मैं इसको ये ले लूं, हाँ, चाइल्ड वेस्टिंग में आप देखेंगे कि जो उसकी लंबाई है उस हिसाब से दुबलापन कितना है और उम्र कितना होगा, 5 वर्ष। ये 3 चीजें आपको याद रखने हैं चाइल्ड वेस्टिंग में। चाइल्ड स्टंटिंग आपने समझ लिया, अल्पपोषण आपने समझ लिया, बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष तक कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ये देखना है, बाल मृत्यु दर। ये 4 चीजों को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, पहला प्रश्न यहीं से बनता है, प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में, यूपीएससी या किसी भी अन्य राज्य की जो परीक्षाएं होती है पीसीएस की, वो पूछ देगा आपको कि ये बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, इसमें 5 वर्ष तक के बच्चे ही शामिल होते हैं। ये एक ध्यान देने योग्य बात है। जीएचआई की ये 4 मानक हैं। दोस्तों, कुल स्कोर को 100 पॉइंट स्केलर पर रखा गया है और कम स्कोर बेहतर प्रदर्शन को परिलक्षित करती है। दोस्तों, इसमें 100 एक स्कोर माना जाता है, जिस देश का रैंक उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है, निर्धारित की जाती है। जिसका स्कोर मान लीजिए 10 100 में है, तो ये बढ़िया माना जाएगा, बढ़ता जाएगा, 15 हो गया 100 का, ये खराब माना जाएगा। इसके अपेक्षा किसी का 25 100 में हो सकता है, किसी का 35 हो सकता है 100 में। जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ये खराब है, उतना ये भूख सूचकांक में वो देश, वैश्विक भूख सूचकांक में वो देश पिछड़ता जाएगा। ये भी आपने समझ लिया। दोस्तों, अब एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो जारी करता है, ये दोनों, ये किस तरीके से जारी करता है, इसका डेटाबेस क्या होता है, कहां से ये डाटा लाता है, जिससे आपको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये इन जनरल एक डाटा का पूल बनाया जाता है। वो रिसर्च करते हैं, वो घूमते हैं, विभिन्न जर्नल के माध्यम से, विभिन्न रिसर्च पेपर के माध्यम से ये डाटा को कलेक्ट करते हैं। बाकी आगे भारत सरकार ने इस पर क्या विचार दिया है उसको हम लोग जरूर देखेंगे। तो ये जो रिपोर्ट होता है, ये जो रिपोर्ट है, ये पीयर रिव्यूड रिपोर्ट होती है। ये एक शब्द है जो आपको याद रखना है, ये वर्ड्स आपको पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में मिल जाए। इसे क्या कहते हैं, सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट, इसे कहते हैं सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। और ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, स्वतंत्र रिपोर्ट है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, इस पे अपने विचार बना सकते हैं। और ये इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से इसको बनाया जाता है। इसमें किसी सरकार का फंड नहीं होता है, कोई सरकारी फंडिंग पर ये रिपोर्ट तैयार नहीं किया जाता है। इसलिए दुनिया में इस रिपोर्ट ने अपना एक अलग स्थान बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि भारत की रैंक और प्रदर्शन, इसमें भारत का क्या रैंक है, क्या प्रदर्शन है, इसको भी हम सभी देखेंगे। दोस्तों, भारत की रैंक और प्रदर्शन में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है, 111वें स्थान पर है, कितने में, 125 देशों में। कौन से साल में, 2023 में। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद कर लीजिए कि 2022 में कितने देशों में से था। तो दोस्तों, 2022 में
ये 124 देशों में हुआ, सॉरी 121 देशों में ये सूचकांक बनाया गया था, जिसमें भारत 107वें नंबर पे था। 107वें नंबर पर। कितने देशों में? 121 देशों में। इस बार कितने देश हैं? 125, और भारत कौन से स्थान पर है? 111 पे। यहां आपकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने स्थान पर हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। आगे देखते हैं इसके बारे में, हम लोग इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भारत का GHI स्कोर 28.7 है, जो भूख की गंभीरता को गंभीर श्रेणी में रखता है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं कि भारत का जो स्कोर है वो कितना है? 28.7, और 28.7 स्कोर जो है वो भारत को गंभीरता की श्रेणी में रखता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ स्कोर किस तरीके से बनाया जाता है, कितने कैसे उसको गंभीरता की श्रेणी में रखते हैं, या फिर अलार्मिंग स्टेज में कि अब बहुत गंभीर स्थिति आ गई है, ये कैसे डिसाइड करता है, कितने स्कोर पे ऐसे किए जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसका एक ग्लिम्प्स देता हूं। दोस्तों, अभी आपने देखा, अब देखिए 9.9, इससे यदि कम है, इसके आसपास है, वो लो है, ठीक है सूचकांक। यदि यही सूचकांक 10 से लेकर 19.9 तक हो जाएगा, 9.9 तक है तो कम है, लो है, अर्थात कम है। ये पहला चीज आपने समझा। दूसरा है 10 से लेकर 19.9 तक, ये दूसरा हो गया, तो इसको कहते हैं मॉडरेट लेवल पे है, मॉडरेट है, ठीक है, बीच की स्थिति है। उसके बाद 20 से लेकर, तीसरा है 20 से लेकर 34.9, 34.9 तक की स्थिति है, तो ये गंभीर है, सीरियस कंडीशन है, गंभीरता से इस पे विचार करने की बात है। चौथा क्या होगा? 35 से लेकर 49.9, 49.9, ये क्या हो गया? अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग है, यानी कि अब चिंताजनक है, ये सीरियस है, गंभीर मामला है। ये अलार्मिंग जाते ही ये क्या हो जाएगा? चिंताजनक हो जाएगा, अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। अब इससे बाहर यदि चला गया, यानी कि 50 और 50 से आगे चला गया, तो एक्सट्रीम अलार्मिंग हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक चिंताजनक हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया। तो ये दोस्तों 5 तरह से आपने समझा कि 100 तक के स्कोर में 5 तरह के कैटेगरी बनाए गए हैं, और उस हिसाब से ही देशों का रैंकिंग किया जाता है। आगे देखते हैं। भुखमरी के खिलाफ भारत की प्रगति 2015 से लगभग रुक गई है। पिछले 8 वर्षों में केवल 0.5 अंक की सुधार हुई है। दोस्तों, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हुआ है जिस कारण से भारत में हमने इतनी नीतियां बनाई है, भुखमरी को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए कई सारी नीतियां बनाई गई हैं, अभी भी बन रही हैं, आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों कि केवल 0.5 अंक का सुधार हुआ है भुखमरी सूचकांक में? ये एक विश्लेषण का विषय है, और जब आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि जिस हिसाब से भूख सूचकांक में बढ़ोतरी होती है या कम होती है, वो केवल सरकार के योजनाओं पर ही आधारित नहीं होता है, उसके और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सरकार की योजना होती है, उस देश का भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, इसके साथ साथ उस देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कैसे हैं, उस देश में लोगों का रहन सहन कैसा है, उस देश का भौगोलिक सिचुएशन, अर्थात उस देश में बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, कहीं पे सुखाड़ पड़ गया, इससे खेती प्रभावित होती है, इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है,
तब जाकर के सरकार जो है भूख पर नियंत्रण, गरीबी पर नियंत्रण आदि सब कार्य कर पाते हैं। तो ये एक एनालिसिस का विषय है, इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें गंभीरता से इस पर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे वैश्विक भूख सूचकांक के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या आंकड़े हैं। 2023 के लिए वैश्विक जीएचआई स्कोर 18.23 है, जिसे मध्यम माना जाता है, लेकिन यह 2015 के जीएचआई स्कोर से केवल 1 अंक कम है। जितने भी देश हैं, कितने देश हैं आपको याद हो गए होंगे, 125 देशों में जितने भी देश हैं सबों का जितना स्कोर आया है उसका एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज निकालकर कितने आए हैं 18.3। और अभी अभी मैंने आपको एक लेवल चार्ट बताया था कि कितने से 10 से लेकर 19.9 तक यदि भूख सूचकांक है तो वो क्या है, मॉडरेट है। ये क्या है, मॉडरेट है। इस हिसाब से ये समझ में आता है कि अभी ये मध्यम स्तर पर है, मॉडरेट अर्थात मध्यम स्तर पर है। और 2015 के हिसाब से केवल 1 स्कोर ये कम हुआ है, अर्थात 19.3 होगा, उससे 1 कम हुआ है। तो आप देखें कम तो हुआ है, लेकिन कितने गति से कम होना चाहिए था, ये एक फिर एनालिसिस का विषय है। इसका हम लोग उस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस स्तर से कम होना चाहिए था, क्यों एक ही स्तर कम हुआ है, इतने साल लग गए, जबकि दुनिया में जितने सरकार हैं सब नीतियां इसी के लिए बनाते हैं। आगे देखते हैं। वैश्विक स्तर पर कुपोषित लोगों की हिस्सेदारी 2017 में 7.5% से बढ़कर 2023 में 9.2% हो गई है, प्रतिशत हो गई है। ये चिंता का विषय है कि कुपोषित लोगों की हिस्सेदारी पहले से जो 7.5% पे थी 9.2% हो चुकी है, अर्थात इसमें बढ़ोतरी हुई है। भूख सूचकांक में पहले से कम हुआ है 1, यदि आप 2015 के डेटा से देखें, 2017 के डेटा से, लेकिन कुपोषित लोगों की, बच्चों की संख्या वो क्या हो गई है, बढ़ सी गई है। ये एक चिंता का विषय है। दोस्तों आगे देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्या आपत्तियां हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस पर भारत का क्या विचार आया है, भारत की क्या टिप्पणी है। दोस्तों मंत्रालय क्या कहता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जीएचआई का विरोध करता है और इसे भूख का एक त्रुटिपूर्ण माप मानता है। वो मानता है कि जिस तरह से वो एनजीओ मापती है भूख का सूचकांक, वो असल में वो इंडिकेशन सही है ही नहीं। भूख के कई मायने होते हैं। क्या होते हैं? बच्चों में कुपोषण के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 2021 के डेटा का जीएचआई द्वारा उपयोग करने पर सवाल उठाया है। सरकार कहती है कि उन्होंने हमारा लेटेस्ट डेटा यूज नहीं किया है, जो पहले का डेटा था उसी का प्रयोग करके ये बनाया गया है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, यदि पहले के डेटा पे ही बनाया गया तो क्या दिक्कत है? पहले के डेटा में भी तो सिचुएशन चिंताजनक है। क्या हमने पहले के डेटा से और अभी का जो हमारा डेटा है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, क्या वो संतोषजनक है? ये भी जानना जरूरी है। जीएचआई अल्प पोषण की गणना के लिए भारत की खाद्य बैलेंस शीट के डेटा का उपयोग करता है, न कि टेलीफोन आधारित सर्वेक्षण का। ये कहना है भारत सरकार का। दोस्तों आगे देखते हैं, क्षेत्रीय भूख स्तर क्या है। क्षेत्रीय भूख स्तर, इसी के साथ साथ एक चीज और आप समझ लीजिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक, ये 3 लेवल पर काम करती है। एक रीजनल अर्थात क्षेत्रीय, रीजनल क्षेत्रीय, दूसरा क्या है आपका नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय, और एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल कह सकते हैं, वैश्विक कह सकते हैं, वैश्विक।
ये 3 लेवल पर, 3 स्तर पर ये सूचकांक बनाया जाता है। दक्षिण एशिया और दक्षिण अफ्रीका में भूख का स्तर सबसे अधिक है। दोनों का GHI स्कोर 27.0 है। यानी कि सबसे अधिक भूख सूचकांक कहाँ का दर्शाता है? दक्षिण एशिया, साउथ एशिया और साउथ अफ्रीका में भूख का स्तर सबसे अधिक है। अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका के जो दक्षिण के देश हैं और दक्षिण अफ्रीका भी उसमें एक देश है, दोनों का GHI स्कोर 27.0 है। दोस्तों, इसमें हमारा भारत भी आ जाता है। पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया और उत्तरी अफ्रीका में 11.9 के GHI स्कोर के साथ भूख का स्तर मध्यम है। आपको पता है 10 से लेके 19.9 तक का जो स्कोर होता है इसको मध्यम माना जाता है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश जो हैं एकमात्र एक हैं जहां 2015 और 2023 के बीच GHI स्कोर कम हो गया है, यहां कम हो रहा है। यूरोप और मध्य एशिया में GHI स्कोर सबसे कम है, अर्थात 6.0 है। इस तरीके से आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैश्विक भूख स्थिरता के क्या कारण हैं। भूख स्थिरता का कारण परस्पर संकटों का माना गया है, जिनमें कोविड के कारण जो कोविड महामारी के कारण जो लोगों में कई तरह की समस्याएं हुई, बेरोजगारी हुई, खाद्य सुरक्षा का नाश हुआ, कई कारण हैं इसमें। स्वास्थ्य संकट आया, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, आर्थिक ठहराव के कारण, जलवायु परिवर्तन, मैंने पहले ही बताया कि कई कारण हैं। कुपोषण के कठिन संघर्ष शामिल हैं। इन संकटों के कारण जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है और कई देशों की इससे निपटने की क्षमता समाप्त हो गई है। ये एक चिंता का विषय है कि इन कारण से कई और कारण विकसित हुए हैं, जिसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। डोमिनोज इफेक्ट में होता क्या है कि एक कारण यदि जागृत हो गया तो वो कई सारे समस्याओं को अपने आप जागृत कर देता है। लेकिन उससे भी गंभीर समस्या ये है कि देशों को इनसे लड़ने की क्षमता या तो समाप्त हो चुकी है या समाप्त हो रही है। ये एक चिंता का विषय है कि हमारी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति, ये सब इतना लचर क्यों गया है कि हम इन समस्या से लड़ नहीं सकते। चिंता का विषय है, विचार करने योग्य ये विषय है, जरूर विचार करना चाहिए। दोस्तों, मैंने कहा था कि अंत में हम सभी एक तुलनात्मक अध्ययन सूचकांक के हिसाब से पड़ोसी देश एवं अन्य देशों के साथ भी करेंगे। दोस्तों, भारत और विश्व के लिए GHI स्कोर 2023, भारत 28.7 पर है। सिचुएशन गंभीर है। और नंबर क्या है भारत का, बता दीजिए। 111। कितने देश में? 125 देश में। कब? 2023 में। ये आपको याद हो जाना चाहिए। दक्षिण एशिया 27, दक्षिण अफ्रीका 27, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका 11.9, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्री खराब स्थिति में है 2015-2023 के बीच। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया कम स्कोर है। इस तरीके से हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। 6 है आपको यूरोप और मध्य एशिया में, और औसत क्या निकलता है? 18.3। 18.3 है, अर्थात ये स्कोर किसके बीच में है? 10 से लेके 19.9 के बीच में। और ये जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? मध्यम स्थिति में आ जाएगी। इतना आपने समझ लिया। अब आपकी जो जिज्ञासा है, पड़ोसी देश का क्या स्कोर है। दोस्तों, पड़ोसी देश में यदि आप पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान ठहरता है 102 नंबर पे। यदि आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश की यदि बात करें तो बांग्लादेश है इसमें 81 नंबर पर। 81 125 देशों में। यदि हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका है दोस्तों 60 नंबर पे, 60 125 देशों में। यदि नेपाल की बात करें तो नेपाल है 69 पे।
69। दोस्तों, ये हमारे पड़ोसी देश हैं और उनके ये स्थान है जहाँ पे वो हैं अभी। और हमारे देश का भी स्थान क्या है? 111, 125 देशों में। ये चिंता का विषय है, लेकिन ये विवादित भी रहता है। ये सूचकांक हमेशा विवादों में रहता है। सरकार का मानना है कि ये जो सूचकांक के लिए जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया प्रयोग करते हैं, वो प्रक्रिया ही सही नहीं है। इस कारण से हमारा जो स्तर है वो बहुत नीचे की तरफ आता है। लेकिन एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के होने के नाते आपको एक न्यूट्रल भाव से इन सूचकांक को अध्ययन करना है। उन सभी विचारों पर आप एक चिंतन कीजिएगा जो सरकारों की क्षमता क्यों कमजोर हो रही है, इस सूचकांक का क्या असर पड़ता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति में। और इस पे एक डिटेल वीडियो भी हम लेके आएंगे जिसमें एक इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, 360 डिग्री एनालिसिस, कि इसका भारत सरकार की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, नीतियों से कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए तथास्तु ICS हिंदी के साथ।